एक शादी की कल्पना कीजिए। लड़की एक अच्छे खासे संपन्न घर से है और लड़का वो एक बेहद साधारण बल्कि गरीब परिवार से। शादी होती है, लेकिन शायद ये जो सामाजिक आर्थिक खाई थी वो इतनी बड़ी थी कि रिश्ता चल नहीं पाता। अक्सर ऐसा होता है। तो पत्नी अपने माता पिता के घर लौट आती है। कई साल बीत जाते हैं और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। क्या मोड़? वो लड़का जो पति था वो मेहनत करता है और पुलिस कांस्टेबल बन जाता है। अच्छा। और जैसे ही सरकारी नौकरी लगती है, पत्नी वापस आती है और गुजारे भत्ते के लिए अदालत में केस कर देती है। अब देखिए, ऊपर से देखने पर तो ये एक बिल्कुल सीधा साधा मामला लगता है। हाँ बिल्कुल, कानूनन पत्नी का हक बनता है। लेकिन यहीं पर कहानी उलझ जाती है। कैसे? निचली अदालत यानी फैमिली कोर्ट पत्नी का ये दावा खारिज कर देती है। खारिज कर देती है। हाँ, और मामला जब हाई कोर्ट पहुंचता है तो वहां भी फैसला पति के हक में ही रहता है। तो सवाल यही है कि ऐसा क्यों हुआ? मतलब एक पत्नी का गुजारे भत्ते का हक तो कानूनन बहुत मजबूत होता है ना, तो फिर अदालत के सामने ऐसे कौन से सबूत पेश किए गए जिसने पूरे मामले का रुख ही पलट दिया? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक हालिया फैसला है। ये 17 नवंबर 2025 को सुनाया गया। जी। ये मामला हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन अर्जी के तौर पर आया था, जिसका नंबर है 6348 साल 2023 का। और इस मामले में अर्जी डालने वाली हैं श्रीमती गुड़िया और दूसरी तरफ है उनके पति विकास कुमार। और इस पूरी चर्चा का मकसद सिर्फ इस एक केस की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पारिवारिक मामलों में अदालतें सबूतों को किस नजर से देखती हैं। बिल्कुल। हम परत दर परत ये देखेंगे कि निचली अदालत ने गुड़िया का दावा क्यों खारिज किया और फिर हाई कोर्ट ने उस फैसले पर अपनी मुहर क्यों लगा दी। हाँ, क्योंकि इस पूरी कहानी से ये समझ आएगा कि कोर्ट कचहरी में आपका बर्ताव और आपके कागजात वो कितने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या थी। चलिए। तो मामले की शुरुआत होती है जब श्रीमती गुड़िया दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत चंदौली की फैमिली कोर्ट में गुजारे भत्ते के लिए अर्जी देती हैं। जी। लेकिन जैसा हमने बताया, फैमिली कोर्ट उनकी अर्जी को सीधे सीधे खारिज कर देती है। और अदालत ने अपने फैसले में इसके पीछे 2 मुख्य वजहें बताई। 2 वजह। हाँ, पहली कि वो बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रह रही थीं, और दूसरी और ये ज्यादा गंभीर बात थी कि अदालत को पहली नजर में यानी प्राइमा फेसी ऐसा लगा कि वो शायद किसी और पुरुष के साथ रह रही थीं। और ये दोनों ही बातें धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के अधिकार को खत्म कर सकती हैं, है ना? बिल्कुल, यही कानून है। तो इसी फैसले के खिलाफ गुड़िया हाईकोर्ट पहुंची। उनकी दलील थी कि निचली अदालत ने उनके अलग रहने के असल कारणों को देखा ही नहीं। और उनका ये भी कहना था कि अदालत ने एक गैर कानूनी मतलब एक पंचायत के तलाकनामे पर भरोसा कर लिया, जिसकी कानून की नजर में कोई कीमत ही नहीं होती। और यहाँ पर ना धारा 125 सीआरपीसी के मकसद को समझना बहुत जरूरी है। क्या मकसद है इसका? देखिए, ये कानून सिर्फ एक नियम नहीं है, ये सामाजिक न्याय का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। इसका असली मकसद पत्नियों, बच्चों और माता पिता को बेसहारा होने से बचाना है। ये सुनिश्चित करना है कि कोई लाचार ना रह जाए। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी तो हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर हाल में गुजारा भत्ता मिलेगा ही। हाँ बिल्कुल, कानून संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक पत्नी कुछ खास हालात में गुजारे भत्ते का अधिकार खो सकती है। जैसे कि अगर वो व्यभिचार यानी अडल्ट्री में रह रही हो, या फिर, और ये इस केस के लिए सबसे जरूरी है, अगर वो बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति का घर छोड़ दे। पर्याप्त कारण? हाँ, और यही पर्याप्त कारण इस पूरे मामले की सबसे बड़ी गुत्थी बन गया। अदालत को बस यही तय करना था कि गुड़िया के पास अपने पति से अलग रहने का कोई जायज कानूनी तौर पर मान्य कारण था भी या नहीं। और यहीं से मामला सच में दिलचस्प होना शुरू होता है। बिल्कुल, क्योंकि गुड़िया के खिलाफ सबसे मजबूत सबूत किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही अदालत को दे दिया। हाँ, अपनी ही गवाही में। जब उनसे जिरा हुई मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन, तो उन्होंने अदालत में ये बात साफ साफ मान ली कि वो अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर अपने मायके आई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में पत्नी ये कहती है कि उसे घर से निकाल दिया गया था या हालात ऐसे बना दिए गए थे कि उसे जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने तो खुद ही मान लिया कि वो अपनी मर्जी से गई। 1 मिनट, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से जाने का कोई कारण तो बताया होगा, कुछ तो वजह रही होगी। हाँ, और जो कारण उन्होंने बताया उसी ने उनके केस को सबसे ज्यादा कमजोर कर दिया। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने ये भी माना
कि उनकी शादी एक असंगत संबंध थी, मतलब एक इनकम्पैटिबल रिलेशनशिप थी। और जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो एक संपन्न परिवार से थीं, जबकि उनके पति बहुत गरीब थे। ओह, उनके मुताबिक उनके पति के पास तो उस वक्त पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं बड़े नाजों से पली थी और मेरा रहन सहन बिल्कुल अलग था। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या हमारा रहन सहन अलग था या पति गरीब है, क्या ये कहना कानूनी तौर पर पति से अलग रहने का एक पर्याप्त कारण हो सकता है? बिल्कुल नहीं। समाज में तो ये बहुत आम बात है, लेकिन क्या कानून इसे किसी तरह की क्रूरता या प्रताड़ना मानता है? यही सबसे अहम सवाल है और इसका जवाब है नहीं। कानून की नज़र में पर्याप्त कारण का मतलब होता है क्रूरता, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना या किसी तरह का गंभीर दुर्व्यवहार। ठीक है। सिर्फ आर्थिक असमानता या लाइफस्टाइल का अलग होना ये पति से अलग रहने का जायज कानूनी आधार नहीं माना जा सकता। तो अदालत ने उनकी इस बात को अलग रहने का जायज कारण नहीं माना। तो फिर कैसे देखा? बल्कि इसे अपनी इच्छा से, अपनी शर्तों पर घर छोड़ने के सबूत के तौर पर देखा। तो इस एक बयान ने तो इनके पूरे केस की हवाई निकाल दी। सिर्फ हवाई नहीं निकाली, बल्कि उनके दूसरे आरोपों पर भी सवाल खड़े कर दिए। कौन से आरोप? उन्होंने बाद में ये भी आरोप लगाया था कि जब उनके पति पुलिस कांस्टेबल बन गए तो उन्होंने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। लेकिन अदालत को ये बात भरोसे के लायक नहीं लगी। क्यों? क्योंकि गुड़िया तो शादी के कुछ ही समय बाद अपनी मर्जी से आर्थिक कारणों का हवाला देकर घर छोड़कर जा चुकी थी। पति के कांस्टेबल बनने की घटना तो बहुत बाद की है, तो अदालत को ये कहानी वो जुड़ी हुई नहीं लगी। समझ गई। तो उनकी अपनी गवाही ने उनके केस को काफी कमजोर कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ कही सुनी बातों का मामला था या पति के पास कोई ठोस कागजी सबूत भी थे? बिल्कुल थे। और यहीं से मामला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद से बढ़कर अदालत को गुमराह करने की कोशिश का भी बन जाता है। अच्छा। सबूतों की अगली कड़ी और भी हैरान करने वाली थी। तो सबसे पहले किस दस्तावेज की बात हुई? सबसे पहले बात आई आधार कार्ड की। आधार कार्ड? हाँ, गुड़िया का आधार कार्ड 2016 में बना था। उसमें पति के नाम के कॉलम में विकास कुमार लिखा हुआ था, जो कि सही था। ठीक है। लेकिन ठीक एक साल बाद 2017 में उन्होंने अपने आधार कार्ड में एक बड़ा बदलाव करवाया। उन्होंने पति का नाम विकास कुमार हटवाकर उसकी जगह अपने पिता महेंद्र पासवान का नाम डलवा दिया। ये तो बहुत ही अजीब है। एक शादीशुदा महिला अपने पति का नाम आधार कार्ड से हटवाकर पिता का नाम क्यों लिखवाएगी? बिल्कुल, अदालत के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। ये एक सोची समझी कार्रवाई लगती है जो याचिकाकर्ता के इरादों पर गंभीर सवाल उठाती है। ये दिखाता है कि वो अपने पति से रिश्ता खत्म मान चुकी थी। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। वो क्या? जब 2019 में गुड़िया ने गुजारा भत्ते का केस दायर किया, तो उन्होंने अदालत में जो आधार कार्ड जमा किया वो 2017 वाला संशोधित आधार कार्ड नहीं था। तो कौन सा था? उन्होंने पुराना 2016 वाला आधार कार्ड जमा किया, जिसमें पति का नाम विकास कुमार लिखा था और जिसे वो खुद ही रद्द करवा चुकी थी। रुकिए, मतलब उन्होंने अदालत में वो आधार कार्ड दिया जिसे वो खुद ही बदलवा चुकी थी। ये तो सीधी सीधी धोखाधड़ी लगती है। अदालत ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने इसे तथ्यों को छिपाने और अदालत को गुमराह करने का एक साफ प्रयास माना। सही बात है। सोचिए, एक तरफ आप कह रही हैं कि विकास कुमार आपके पति हैं, हाँ। और उनसे गुजारा भत्ता चाहिए, और दूसरी तरफ आप वो दस्तावेज छुपा रही हैं जिसमें आपके खुद ही उनका नाम अपने रिकॉर्ड से हटवा दिया था। इससे उनकी विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। ये तो सिर्फ एक सबूत था। मुझे याद है कि वोटर लिस्ट का भी कोई मामला था। हाँ, पति विकास कुमार ने अदालत में एक और दस्तावेज पेश किया। ये 21 जनवरी 2019 को जारी हुई एक वोटर लिस्ट थी। और उसमें क्या था? इस वोटर लिस्ट में गुड़िया के पति का नाम नवरंग पासवान लिखा हुआ था। नवरंग पासवान? ये विकास कुमार नहीं, कोई और व्यक्ति था? कोई और व्यक्ति। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। ये तो सीधे सीधे दूसरी शादी की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। गुड़िया ने इसका कोई जवाब दिया? उन्होंने अदालत में इस बात से सिर्फ इनकार किया। लेकिन यहाँ पर कानून कैसे काम करता है ये समझना दिलचस्प है। कैसे? अदालत ने इस बात पर गौर किया कि उन्होंने इस वोटर लिस्ट को रद्द कराने या इसे एक जाली दस्तावेज साबित करने के लिए कोई भी कानूनी कदम नहीं उठाया। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ इनकार कर देना काफी नहीं था? नहीं। उनके पास कानूनी तौर पर यह साबित करने का कोई रास्ता था कि ये वोटर लिस्ट फर्जी है? बिल्कुल। अगर उन्हें लगता कि ये दस्तावेज फर्जी है या इसमें हेरफेर की गई है, तो वो सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक अर्जी दे सकती थी। अच्छा। इस धारा के तहत अदालत से ये जांच करने की मांग की जाती है कि क्या दूसरे पक्ष ने झूठा सबूत पेश करके अदालत के साथ धोखा किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उनकी चुप्पी? अदालत के लिए उनकी ये चुप्पी एक तरह की मौन स्वीकृति जैसी थी।
उनकी इस निष्क्रियता ने उनके इनकार को बहुत कमजोर कर दिया। तो अब हमारे पास 3 चीजें हैं। पत्नी की अपनी गवाही, जिसमें वो आर्थिक कारणों से अलग होने की बात मान रही हैं, आधार कार्ड में हेरफेर और उसे अदालत से छिपाने की कोशिश जी। और एक वोटर लिस्ट जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति का नाम पति के तौर पर दर्ज है। मेरे हिसाब से तो केस यहीं खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही लगता है, लेकिन कहानी में एक और परत थी। एक और? हाँ, कुछ ऐसे सबूत जो कानूनी तौर पर तो शायद कमजोर थे, लेकिन मामले की पूरी तस्वीर बनाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो क्या थे? पहला था पंचायत का एक समझौता। पंचायत का समझौता? हाँ, दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें उन्होंने अलग होने का फैसला किया था। अब हम जानते हैं कि इस तरह के पंचायती तलाकनामे की कानून की नज़र में कोई वैधता नहीं होती। हाँ, तलाक तो सिर्फ अदालत ही दे सकती है। बिल्कुल। तो फिर अदालत ने इसे सबूत के तौर पर क्यों देखा? अदालत ने इसे तलाक के सबूत के तौर पर नहीं, बल्कि दोनों के इरादे के सबूत के तौर पर देखा। ये दस्तावेज ये दिखा रहा था कि दोनों पक्ष अपनी मर्जी से, आपसी सहमति से अलग हुए थे। अच्छा, तो ये गुड़िया के उन दावों के खिलाफ जाता था कि उन्हें प्रताड़ित किया गया? सही पकड़ा। और इसके अलावा एक और दस्तावेज था। क्या? विकास कुमार ने अपने गांव के प्रधान द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र भी पेश किया। प्रधान का सर्टिफिकेट? हाँ, और इस प्रमाण पत्र में साफ साफ लिखा था कि गुड़िया पुत्री महेंद्र पासवान की शादी 15 मई 2018 को नौरंग पासवान पुत्र मोती पासवान से हुई थी। वही नौरंग पासवान जिनका नाम वोटर लिस्ट में भी था? बिल्कुल वही। और देखिए, यहाँ पर औपचारिक कानून और गांव की सच्चाई का टकराव दिखता है। पंचायत का समझौता, प्रधान का सर्टिफिकेट, इनकी कानूनी कीमत भले ही शून्य हो, लेकिन सामाजिक सच्चाई बताने में ये बहुत वजन रखते हैं। अदालत ने इन सभी सबूतों को अलग अलग नहीं देखा, उन्होंने इन्हें एक साथ एक पैटर्न के रूप में देखा। आप किस तरह के पैटर्न की बात कर रहे हैं? सोचिए, एक पूरी कड़ी बन रही है। हाँ। सबसे पहले अपनी मर्जी से घर छोड़ना। हाँ। फिर आधार कार्ड से पति का नाम हटवाकर पिता का नाम डलवाना। उसके बाद वोटर लिस्ट में एक दूसरे व्यक्ति का नाम पति के तौर पर सामने आना। और आखिर में गांव के प्रधान का सर्टिफिकेट जो इस दूसरी शादी की तारीख भी बता रहा है। तो इन सब ने मिलकर एक कहानी बनाई, एक ऐसी कहानी पेश की जिससे निचली अदालत को यह विश्वास हो गया कि गुड़िया न केवल अपनी मर्जी से अलग रह रही हैं, बल्कि वो अब विकास कुमार के साथ पत्नी के तौर पर नहीं रह रही हैं और संभवतः किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध में हैं। ठीक है, तो निचली अदालत के सामने ये पूरी तस्वीर थी। एक तरह से मामला यहीं खत्म हो गया। फिर हाईकोर्ट में क्या हुआ? मामला वहां तक गया ही क्यों? ये समझना बहुत जरूरी है कि हाईकोर्ट की भूमिका यहाँ पर क्या थी। जब कोई मामला इस तरह की क्या कहते हैं, पुनरीक्षण याचिका या रिविजनल जुरिस्डिक्शन में हाईकोर्ट जाता है, हाँ। तो हाईकोर्ट का काम सबूतों का फिर से मूल्यांकन करना नहीं होता। वे निचली अदालत की जगह लेकर फिर से पूरे केस की सुनवाई नहीं करते। तो मतलब हाईकोर्ट एक तरह से नया जज बनकर पूरा केस फिर से नहीं सुनता। तो फिर वो करते क्या है? इसे ऐसे समझिए कि हाई कोर्ट यहाँ एक नए रेफरी की तरह पूरा मैच फिर से नहीं देखता। वो बस वीडियो असिस्टेंट रेफरी यानी VAR की तरह ये जांच करता है कि क्या मैदान वाले रेफरी यानी निचली अदालत ने कोई बहुत बड़ी नियमों के खिलाफ जाकर गलती तो नहीं कर दी। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मतलब हाई कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि क्या निचली अदालत का फैसला पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद या कानून के एकदम ही खिलाफ है। बिल्कुल सही। हाई कोर्ट ये देखता है कि क्या निचली अदालत का फैसला अवैध, अनुचित या विकृत मतलब परवर्स है। क्या निचली अदालत ने कानून की कोई गंभीर गलती की है? क्या उन्होंने सबूतों को नजरअंदाज कर दिया है? हाँ, या किसी ऐसे सबूत पर भरोसा किया है जिस पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उनका दायरा बहुत सीमित होता है।